नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लाकर देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं, वीपी हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। जिगर त्रिवेदी हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कल शाम के सत्र में जिस तरह की तेजी दिखी थी, वो तेजी आज भी यहां पर कंटिन्यू होती दिख रही है। 53,000 के बेहद करीब गोल्ड ज्यादा दिख रहा है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी 62,700 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। क्रूड में चीन में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने से वहां पर चिंता है। लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स देश चीन से मांग कम हो सकती है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। नेचुरल गैस आज तेजी है। एमसीएक्स पर बात करें तो 495 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। चलिए अब आपको एक अहम खबर दे दे कि सितंबर तिमाही में एलआईसी के नतीजे अच्छे रहे हैं। नतीजों को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के एमडी राजकुमार से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एलआईसी के नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजकुमार। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो इस तिमाही नतीजे पेश किए काफी अच्छे लगे स्ट्रीट को भी, तो क्या स्ट्रेटजी रही, सबसे मेजर फाइंडिंग्स क्या रही नतीजों में? देखिए, हमारी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हैं। पहली बात तो ये है कि कोविड का जो इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, तो हमारे जो आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारे फीट ऑन स्ट्रीट जो है वो एजेंट घूमने लगे हैं। एक तो वो रहा। दूसरा है कि जैसा कि हमने आईपीओ के दौरान भी ये कहा था कि हम आने वाले समय में जो उत्पाद हैं, हमारे नए प्रोडक्ट आएंगे, वो नॉन पावर साइड के आएंगे। तो इस समय के अंदर हमने 3 नए उत्पाद जो मार्केट में दिए हैं। उसके साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं, ट्रेनिंग एजेंट्स की, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे नतीजे हमारे सामने आए हैं। हमने जो हमारा जो नॉन पावर साइड के ऊपर जो एक्रीशंस हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग या हमारे जो डिविडेंड पेमेंट हुए हैं, या हमारे पास जो कूपन रेट आता है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो एक्रीशन हुए थे उसको हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जिसकी वजह से हमारा नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। जैसे सर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं तो वहाँ कमी देखने को मिली, लेकिन जो वीएनबी मार्जिन हम था, जो जिसका आप गाइडेंस दे रहे थे कि आगे इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि 2% तक की कमी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है अनुराग जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो आपको थोड़े ज्यादा लगेंगे, वो कम नहीं है। उसका कारण आपको बताते हैं कि एलआईसी में जो एम्प्लॉइज का जो वेज रिवीजन होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 1 अगस्त 2022 से नया वेज रिवीजन की डेट ड्यू हो गई है। उसको समय लगता है, नेगोशिएशंस यूनियंस के साथ रहती है, एम्प्लॉइज एसोसिएशंस के साथ। तो हम एक फिगर लेके चलते हैं कि शायद इतना हमें प्रोविजन करना चाहिए। तो पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट और सैलरी रिवीजन का हमने पूरा 5 साल का प्रोविजन पहले ही कर दिया है। अच्छा। उसकी वजह से जो कॉस्ट रेशो है इस क्वार्टर में ज्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर आगे आते जाएंगे, क्योंकि आगे कोई प्रोविजन हमें नहीं करना पड़ेगा, तो वो कम होती जाएगी। दूसरी जो बीएनबी की बात करते हैं, अगर हम मार्च में देखते हैं तो 15.3 था, अभी 14.6 है। बीच में जो 30 जून की अगर आप बात करेंगे तो उसमें वो कम होकर 13.6 रह गया था। लेकिन अगर हम सितंबर 2021 से देखें तो 9.6 से बढ़कर 9.3 से बढ़कर 14.6 हो गया है। तो 5% की वृद्धि है। आईपीओ के जो रोड शोज के दौरान और तो हमने मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान भी ये कहा था कि ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पावर बिजनेस है, पार्टिसिपेटिंग बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा है। 96%, 96% के करीब है। तो उसको धीरे धीरे हम प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम ये 4 या 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, जिसके दौरान हम चाहेंगे कि हम मार्केट के बराबर हमारे बीएनबी मार्जिन आए। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बीएनबी मार्जिन इटसेल्फ जो है अकेले में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बीएनबी आपका कितना आया वो भी जरूरी है। एक चीज और ये है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट दोनों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कहें कि जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मैं किसी प्रोडक्ट में 200% मार्जिन रखता हूं और मैं उसको बेच ही नहीं पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर की वजह से ही कॉर्पोरेशन चलती है। तो हम दोनों की चीजों का बैलेंसिंग बनाते चल रहे हैं।
और 5% की एक साल में वृद्धि जो है मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और इसको ग्रेजुअली हम बढ़ाते हुए अगले 4 साल का, जैसे हमने पहले 5 साल का बोला था, उसमें हम मार्केट के लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। सर जो हम आंकड़े देखिए पूरे छमाही के, तो वहां पर आपका मार्केट शेयर भी न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़ा है 4-4.5% तक। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट था जहां पे आपने ज्यादा फोकस करा, जिसने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, ऐसा है कि जो पेंशन एंड ग्रुप स्कीम बिजनेस है वो हमारा बहुत स्ट्रांग पहलू है, उसमें हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और ये बिजनेस साइक्लिक होता है। मतलब साइक्लिक इन दी सेंस कि एकदम से भी आ सकता है और इसमें कई बार सालों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी ये कॉन्शियस एफर्ट पिछले सालों में रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज को हम मिलते रहे हैं, उनके फंडेड बिजनेस स्कीम, एन्युटीज, और उसकी वजह से हमारा जो पीएनजीएस का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हमें उम्मीद है कि वो ग्रोथ इस पूरे साल में भी चलती रहेगी। पीएनजीएस की अगर हम बात करें तो उसमें एन्युटीज का बिजनेस हमारा बड़ा है, जो कि मार्जिन को बढ़ाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जिसमें जहां फंडेड बिजनेस है उसके साथ हमारा एन्युटीज और ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा बीएनबी मार्जिन भी बढ़े और हमारा ग्रोथ भी जो प्रीमियम का वो भी बढ़े। सर आखिरी सवाल होगा मेरा, जो प्योर प्रोटेक्शन की बात करें, टर्म इंश्योरेंस पे भी अब आपका फोकस बढ़ रहा है, और हमने देखा है कि पिछले 3 सालों के अंदर आपके द्वारा कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, जबकि इसी दौरान बाकी कंपनियों ने काफी ज्यादा प्राइसिंग में बढ़ोतरी दी है। तो क्या हम देख सकते हैं निकट भविष्य में, क्योंकि मार्जिन और इम्प्रूव करने के लिए प्राइसिंग में कुछ बदलाव होगा? देखिए, प्राइसिंग कई चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है। पहला होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। कोविड का जो मैं मानता हूं कि हमें उसको एक वन ऑफ समझना चाहिए, क्योंकि वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, तो एक आउटलायर है। लेकिन ओवरऑल जो प्रीमियम है वो इस बात पे भी डिपेंडेंट करते हैं कि आपका री इंश्योरेंस अरेंजमेंट क्या है। री इंश्योरर, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो री इंश्योरेंस अरेंजमेंट करना पड़ता है। री इंश्योरेंस ने हमें भी कहा है, नोटिस दिया है कि वो रेट बढ़ाना चाहते हैं। हम उनसे नेगोशिएशंस में हैं, देखते हैं क्या किस करवट ऊंट बैठता है। तो वो मार्जिन बढ़ाने के लिए रेट बढ़ाना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन मॉर्टेलिटी को देखते हुए रेट बढ़ाना शायद वो सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉसेस में कोई एक प्रोडक्ट जाता है तो इसका मतलब है कि जो अच्छे पॉलिसी होल्डर हैं उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो अगर रेट्स बढ़ाने की नौबत आई तो हम उसको देखेंगे कैसे करना है। अभी हमारी नेगोशिएशन है वो री इंश्योरेंस के साथ चल रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अनुराग जी। तो ये थे एलआईसी के मैनेजमेंट, एलआईसी के एमडी राजकुमार जी, जो आगे के फॉरवर्ड गाइडेंस पर बात कर रहे थे कि किस तरह की दिशा हो सकती है एलआईसी की, किस तरह का प्रदर्शन आगे रह सकता है, उसका आउटलुक बताते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ तीनों मेहमान राजीव कपूर जी, दिव्या गगलानी और जिगर त्रिवेदी बने हुए हैं। सबसे पहले बात आज बेस मेटल्स की करेंगे, क्योंकि बेस मेटल में जिस तरह का एक्शन दिख रहा है, हफ्ते भर में 5 से 8% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले राजीव जी, आपको क्या लग रहा है, बेस मेटल में जिस तरह की तेजी पिछले हफ्ते से दिख रही है, क्या ये तेजी यहाँ पर कंटिन्यू होती दिखेगी आगे भी, और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, और कोई टॉपिक है आपकी आज? गुड मॉर्निंग जी। बेस मेटल्स पर चाइना का एक इम्पैक्ट है। चाइना की में जो लॉकडाउन की स्थिति है अभी भी बनी हुई है, और शायद ये कंटिन्यू रहेगी, जिसकी तरफ वजह से चाइना से जो डिमांड है थोड़ी कम रहेगी। बट दूसरी तरफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी हैं बेस मेटल्स में। जिस तरह से एलएमई की इन्वेंट्रीज घट रही हैं कॉपर की और अदर मेटल्स की, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। प्लस जो डॉलर में जो एक बढ़त हम देख रहे थे उसमें एक घटत आते हुए देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसका भी बेनिफिट बेस मेटल्स को मिल रहा है। मुझे लगता है आगे तेजी ही रहनी चाहिए। कुछ करेक्शन आने पर जरूर खरीद के चलें। कॉपर अब 705-710 के बीच में एक हर्डल फेस कर रहा है, तो थोड़ा कॉपर में एक करेक्शन आता है। अगर 695 से 690 के बीच में आता है कॉपर, तो आई थिंक वो एक अच्छे लेवल्स होंगे खरीदने के लिए। आज के लिए मुझे लगता है कि जिंक एक अच्छा बेस मेटल रहेगा, जिसमें खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा करेक्शन आने पर अराउंड 278 पर जिंक को खरीद सकते हैं, 275 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है 280 टू 283 जा सकता है। और दूसरा मेटल मुझे एल्युमिनियम लगता है एक अट्रैक्टिव। 209 रुपए के आसपास एल्युमिनियम में खरीदारी कर सकते हैं, 206 रुपए के 206.50 के स्टॉप लॉस से। 213 का पहला टारगेट रखना है। 213 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर 213.14 के ऊपर सस्टेन करता है एल्युमिनियम, तब हम इसमें 217 तक के भी स्तर देख सकते हैं। तो दूसरा काउंटर हमारी तरफ से एल्युमिनियम रहेगा जिंक के अलावा। जिंक और एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह है। हालांकि कॉपर में खरीदारी डीप पर खरीदे, वहां पे गिरावट आए तब वहां पर खरीदने की सलाह है। जिगर, आप इस मार्केट को किस तरह से देखते हैं, बेस मेटल्स को मार्केट में, और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आज?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। सी विश्व मोहन, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो चाइना ने जो लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट किया था कि उनके जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़े बहुत रिलैक्स किए थे वहां पे। क्वारंटाइन जो डेज थे 10 डेज वो रिड्यूस करके 8 डेज किए थे। दैट वाज पॉजिटिव। यस, डॉलर इंडेक्स ने 4% का एक ड्रॉप भी देखा है। दैट वाज आल्सो पॉजिटिव। यही रीजन है कि हमने कॉपर है या जिंक है, दोनों में एक शानदार रैली देखी थी। आई थिंक सी आज सुबह जो चाइना है या तो फिर जापान है, इकोनॉमिक डेटा इतने अच्छे नहीं आए हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिटेल सेल्स, इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हालांकि चाइना एंड यूएस दोनों का G20 मीटिंग अभी चल रही है, वहां पे दोनों की ओर से अभी तक तो फ्रेंडली निगोसिएशंस हुआ है। सो आई डोंट थिंक आगे जाके कोई इंट्राडे में नेगेटिविटी आ सकती है। आई थिंक कॉपर है, जिंक है, दोनों में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग करके चल सकते हैं। कॉपर वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 700 ओनली। 696 is a stop loss and target would be 708। जिंक एक दूसरी कमोडिटी है, हालांकि हमने इसमें एक शार्प रैली देख ली है, फिर भी थोड़ा बहुत रन यहाँ पे बाकी है। जिंक नवंबर वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 280 278 शुड बी द स्टॉप लॉस। 284 इज टारगेट। यानी कॉपर और जिंक दो पिक है जिगर की तरफ से। दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर हम बेस मेटल की बात करें तो हमें अच्छी रैली देखने मिली है लास्ट वीक में, पर चाइना की ओर से अभी भी थोड़े कंसर्न है प्रॉपर्टी सेक्टर को लेके, और कोविड के केसेस जैसे कि हमने देखा कि वो भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिमांड डिस्ट्रप्शन हो सकता है कॉपर में, तो थोड़ा डिमांड उसमें कम ही रहेगा। तो हायर लेवल पे हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 703 704 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 707 का रखें और टारगेट हम नीचे में 698 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। बेस मेटल्स में जो तेजी आई है उसका फायदा सिल्वर को भी मिल रहा है। सिल्वर अब 62,700 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। जिगर, क्या लग रहा है, चांदी में और तेजी यहां से दिख रही है या अभी ब्रेक लगेगा, एक डिप आएगा चांदी में, फिर वहां पर खरीदारी करें? जी बिल्कुल विश्व मोहन। सी ये नवंबर की मैं बात करूं, इट हैज ऑलरेडी गॉन अप बाय 8%। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ये चाइनीज मार्केट की डिमांड क्रिएशन हो। यस, कोविड केसेस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन बीइंग इंडस्ट्रियल कमोडिटी ऑल्सो, हमने सिल्वर में बहुत अच्छा एक शानदार रैली देखी है अराउंड 4500 पॉइंट्स की इन लास्ट 8 और 9 सेशंस। हमने $18 से देखा $22 तक की वन वे रैली हुई है। आई थिंक इंट्राडे में आज भी लॉन्ग करके ही जा सकते हैं। दैट वुड बी बेटर safe bet। December contract one should go long around 62,800 62,600 स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चले। 63,200 यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये चांदी को लेकर व्यू है। राजीव जी, आपका व्यू चांदी पर? हाँ, मुझे भी चांदी में लगता है कि अभी तेजी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि विश्वमोहन जी, वीकली क्लोजिंग इसकी 62,700 63,000 के अगर आसपास होती है तो आई थिंक एक अच्छा मेजर ब्रेकआउट की स्थिति होगी। तो एक बहुत बड़ी रैली के लिए आई थिंक सिल्वर तैयार हो रहा है, बट उसके लिए हमें 62,800 63,000 की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे देखनी है, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग होनी चाहिए। बट आज इंटरडे के लिए भी मुझे भी लगता है कि सिल्वर में खरीदारी करके चले अराउंड 62,500 के आसपास। 61,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 63,300 का टारगेट रखें। दिव्या, गोल्ड पर आपका व्यू क्या होगा? गोल्ड में क्या करना चाहिए इस तेजी पे? 52,000 के आसपास, 53,000 के आसपास जाता दिख रहा है गोल्ड। इन स्तरों पर क्या करे गोल्ड में? गोल्ड की बात करूँ तो लास्ट 7 दिन में प्राइसेस जो है पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने शो पे बोला था कि गोल्ड सिल्वर में हमें अच्छा एक अपमूव देखने मिलेगा अगर डॉलर इंडेक्स 109.50 के नीचे सस्टेन करता है। तो उसका सपोर्ट अभी ब्रेक किया तो हमें एक शानदार रैली देखने मिली गोल्ड और सिल्वर में। प्राइसेस ऑलमोस्ट 9% का रैली दे चुका है गोल्ड। फेड की तरफ से भी कमेंट आया है कि वो लोग जो रेट हाइक का जो पेस है वो तो कम रहेगा, तो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पर आज हमें कॉमेक्स गोल्ड में कुछ मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है हायर लेवल पे, और हमें एक डाइवर्जेंस देखने मिला कॉमेक्स गोल्ड के अंदर। तो मेरे हिसाब से 53,000 का एक अच्छा लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर, तो वहां पे हम सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखे 53,100 का, और नीचे में टारगेट हम 52,800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका व्यू जिगर क्या लग रहा है? आप सहमत है बेच कर जाना चाहिए ऊपर के लेवल पे, या डिप पर आप खरीदारी करेंगे आज? विश्व मोहन, मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू है। सी गोल्ड कॉमेक्स लेवल पे हम देखें तो 150-160 पॉइंट्स की रैली हमने देख ली है पिछले करीबन 6 या 7 सेशन में। अगर मैं MCX पे भी बात करूँ तो वी हैव सीन अ वेरी क्वाइट रैली इन MCX गोल्ड। आई एम रिपीटिंग ओनली, चाहे वो वीक डॉलर हो या तो फिर फेड का जो एक्सपेक्टेशन है, दे मे गो लेस अग्रेसिवली इन नियर फ्यूचर ऑन इंटरेस्ट रेट्स। सो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेंटीमेंट गोल्ड का यहाँ पॉजिटिव ही है। इंट्राडे में अगर यहाँ पोजीशन बनानी है गोल्ड में, पर्टिकुलरली इन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वन शुड गो लॉन्ग। इनफैक्ट अराउंड 52,900 52,800 should be a stop loss and 53,100 should be the target।
ओके, यानी खरीदारी की राय है। हालांकि जो लेवल है एक छोटे से टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 52,900 पे खरीदे 53,100 के टारगेट के लिए, और दिव्या गगलानी ऊपर में 53,000 के ऊपर यहाँ पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। राजीव जी, आप क्या करेंगे, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में आज? गोल्ड ने एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट किया है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, $1730 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, और इसको मैं डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखूंगा जिसका ब्रेकआउट है, और जिससे करीबन जो ऊपर के टारगेट निकलते हैं वो $1800 से भी ऊपर के निकलते हैं। $830 $840 के टारगेट निकलते हैं। बट ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप गोल्ड ले चुका है, तो एक करेक्शन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। बट ओवरऑल खरीद के ही चलना है, शॉर्ट साइड नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो हमारी एडवाइस है कि आज इंटरडे के लिए 52,500 के आसपास खरीदें, 53,000 का इनिशियल टारगेट रखें और 53,300 का दूसरा टारगेट रखें, और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें 52,200 रुपये का। यानी यहाँ पर ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करेंगे जिगर और राजीव जी, इनको लगता है कि खरीदी कर ही जाना चाहिए। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल भी दबाव दिखा था, आज भी कमजोरी दिख रही है। राजीव जी, ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति है क्या आपके पास क्रूड में? जी, क्रूड की कल ही ऑप्शन की एक्सपायरी है। अगर 6900 के लेवल्स जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी तक एक्ट कर रहे हैं, अगर इसके नीचे क्रूड सस्टेन किया तो मुझे लगता है कि 6770 6780 आ सकता है। बट क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, तो हम एडवाइस करेंगे इस ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करें। 6900 की पुट को या तो 60 के आसपास खरीदें, थोड़ा जैसे क्रूड में थोड़ी रिकवरी आए तो 60 के आसपास प्राइस मिलेंगे, और 130 का टारगेट रखें। अदरवाइज अगर ये नीचे करेक्ट नहीं करती है ऑप्शन, मतलब क्रूड का भाव घटता नहीं है, सॉरी बढ़ता नहीं है और घटता ही रहता है लगातार, तो आप पुट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे उस स्थिति में। तो 120 के ऊपर सस्टेन करता है अगर पुट का प्राइस, तब भी खरीद सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज, और तब 170 का टारगेट रखें। तो 6,900 स्ट्राइक की पुट खरीदनी है आपको 60 के लेवल पे 130 के टारगेट के लिए। जिगर, आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए या पुट ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, पुट खरीदना चाहिए आज क्रूड में? जी बिल्कुल, मेरा भी यहाँ पे सेल कॉल ही है। सी, कल जो ओपेक मंथली आउटलुक आया था, दे हैव गिवन अ वीक डिमांड आउटलुक फॉर 23 आल्सो। सो मुझे लग रहा है आगे जाके सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की कम गुंजाइश है। $85 के आसपास अगर सस्टेन करता है, आई थिंक प्रेशर आता है वहां पे, देन वी मे सी लेवल्स नियर 80 आल्सो। MCX क्रूड ऑयल के अगर मैं बात करूं, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली 6950 के आसपास यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 7020 स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 6800 शुड बी द टारगेट ऑन अ लोअर साइड। दिव्या, आप सहमत है क्या क्रूड में इन दोनों ही एक्सपर्ट्स है? हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ। क्रूड ऑयल प्राइस जो है सेलिंग प्रेशर में है, जैसे कि जिगर ने पॉइंट किया कि ओपेक प्लस ने जो फोरकास्ट दिया है 23 का, वो थोड़ा सा वीक दिया हुआ है, और साथ में कोविड केसेस भी चाइना में बढ़ रहे हैं, तो डिमांड जो है थोड़ी कम ही रहेगी। 6,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर प्राइसेस ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम 6950 का रखें और टारगेट हम नीचे में 6840 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस पर जिगर क्या व्यू है आपका? नेचुरल गैस बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है। विश्व में प्योरली टेक्निकल कॉल यहाँ पे दे रहा हूँ। इंट्राडे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट गो लॉन्ग अराउंड 495, 485 should be the stop loss for intraday, and the target for the intraday today is 515. ओके, चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हालांकि कॉटन कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है, लेकिन उस पर बात कॉटन के उत्पादन अनुमान को लेकर सीआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा साहब हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कॉटन उत्पादन को लेकर नया अनुमान आप लोगों ने जारी किया। हालांकि पिछले अनुमान से इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन खपत को लेकर क्या स्थिति है? क्या कंजम्पशन का लेवल क्या कम आप लोगों ने किया है? जी, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। यस, प्रोडक्शन हमने मेंटेन रखा है 344 लाख बेल्स ऑफ 170 kg, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन था वो 307 लाख बेल्स था, तो हमने 12% एस्टिमेट किया है इस साल ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अराउंड 10% हमारा कॉटन का सोइंग एरिया बढ़ा है और इस क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है कॉटन का। तो ऐसा लग रहा है कि 5 से 10% कॉटन का यील्ड भी इस साल बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो जो ये क्रॉप है, हमने थोड़ा कंजर्वेटिवली सोचा है कि 344 लाख बेल्स हो सकता है। लास्ट ईयर को देखते हुए कि थोड़ा पहले ज्यादा बताया फिर कम हो गया, नहीं तो वैसे इस साल 350 360 की क्रॉप की पोजीशन पक्की है। ये तो हुई प्रोडक्शन की बात, मगर सामने डिमांड बहुत स्लो है,
इसलिए हमने कॉटन का कंजम्पशन कम किया है, क्योंकि हमारे जो कॉटन के भाव है वो वर्ल्ड में से अभी 10% हमारे कॉटन के भाव ज्यादा है। तो ये कॉटन के भाव ज्यादा होने से ना तो हमारा कॉटन का एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है, ना तो यार्न बिक रहा है या ना कपड़ा बिक रहा है। ओके सर, आज अरविंद फैशन आए हुए थे ईटी नाउ स्वदेश पर। अरविंद फैशन के मैनेजमेंट कह रहे थे कि मिलों की इस बार अच्छी डिमांड रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से लाइंड अप है शादियों का सीजन, अभी नवंबर दिसंबर के बाद आगे भी जनवरी के बाद भी, मिड जनवरी के बाद भी फिर से शादियों के सीजन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहने वाली है? नहीं, देखिए कैसा है विश्व मोहन जी, हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन है 350 लाख बेल्स का, उसमें हम 70% कोई भी स्वरूप में उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जैसे कॉटन एक्सपोर्ट करते, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते, मेडअप्स और गारमेंट सब मिला के हमारा जो प्रोडक्शन है 350 लाख बेल्स का, उसका 70% मोटा मोटी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो 1 करोड़ बेल का कॉटन जो बनता है वो ही हम लोकल में यूज करते हैं। तो जो अगर एक्सपोर्ट में अगर डिमांड ही नहीं है, कुछ एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, तो ये मिले यार्न और कपड़ा बना के क्या करेगी, कहाँ बेचेगी? डोमेस्टिक में तो इसकी डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक में ज्यादा करके जो सस्ता कपड़ा बनता है, जो पॉलिस्टर और विस्कोस से बनता है, वो यहाँ ज्यादा खपत है हमारे यहाँ। तो वो देखते हुए जी यानी एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर ज्यादा चिंता है, उस वजह से यहाँ पर डिमांड कम रहने की संभावना। सर अब अराइवल की बात कर लेते हैं गनात्रा साहब, अराइवल को लेकर क्या पोजीशन है? हालांकि पहला महीना था नए सीजन का अक्टूबर, अब क्या नवंबर के महीने में अराइवल में तेजी आई है क्या? नहीं, देखिए अराइवल अक्टूबर महीने का हमने जो निकाला वो 18 लाख बेल्स आया, जो लास्ट ईयर से 5-6 लाख 7 लाख बेल कम ही था, क्योंकि इस साल बारिश जो था वो थोड़ा लेट तक चला, 15 अक्टूबर तक, तो इसलिए अक्टूबर की अराइवल कम थी। नवंबर की अराइवल भी अभी भी स्लो है, क्योंकि फार्मर जो है ना, उन्होंने 2000 से 2500-2600 रुपया क्विंटल का भाव देख लिया, और अभी उनको भाव मिल रहा है 8000 से 8500 रुपया। तो वो बहुत स्लोली बेच रहे हैं, और इस साल क्वालिटी अच्छा होने से वो लोग स्टॉक भी कर सकते हैं घर में। तो हमने हमारी टीम ने बहुत स्टेट में सब जगह ट्रैवल किया, सब जगह चेक किया, तो फार्मर के घर वो कॉटन से भरे हुए हैं। वो सोयाबीन बेच रहा है, ग्वार गम बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, सब बेच रहा है, कॉटन नहीं बेच रहा है, क्योंकि उसको भाव कम दिख रहे हैं। तो वो हिसाब से डेली अराइवल 1,10,000 बेल्स का है अभी। ओके, यानी अराइवल इसलिए कमजोर है क्योंकि लग रहा है किसानों को कि भाव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला भाव उन्होंने देखा है, जिस तरह के रिकॉर्ड भाव दिखे थे उनको उसी उम्मीद में वो बैठे हैं। सर क्या लग रहा है, तो भाव को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या भाव फिर आने वाले समय में कम होंगे या इसी आसपास में रहने वाले हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए भाव कम ही होंगे, क्योंकि ना तो चाइना से कोई डिमांड है, ना तो बांग्लादेश से कोई डिमांड है। हमारे कॉटन के जो कॉटन की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बायर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पास बैंकों में फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे कॉटन का? नंबर 1, हमारा कॉटन का भाव अभी ऑस्ट्रेलियन कॉटन से भी महंगा है, तो वो एक्सपोर्ट कॉटन का अभी हो नहीं सकता है। नंबर 2, कॉटन यार्न के हमारे सबसे बड़े बायर हैं, जो 50 लाख बेल्स कॉटन का जो यार्न बनता है वो सिर्फ अकेले चाइना में जाता है। अगर चाइना एक भी इंपोर्ट करेगा ही नहीं, अगर हमारा यार्न, वहाँ की परिस्थिति देखते हुए लगता नहीं है कि चाइना इस साल इंपोर्ट करेगा। अगर वो इंपोर्ट नहीं करेगा तो हम यार्न बना के देंगे किसको? तो इसलिए ये सब सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन इस साल ज्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा, तो वो कन्वर्ट होगा इस साल के आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो कॉटन के प्राइस पे पूरे साल दबाव रहेगा, ऐसा अभी दिख रहा है जी मृत्युंजय जी। ओके, विश्व मोहन सर, शुक्रिया सर। अतुल जी, आपने वक्त निकाला और बताया पूरा एनालिसिस कि इस बार जो कंजम्पशन है, खपत कम रह सकती है और उत्पादन को लेकर काफी बेहतर उत्पादन रहने की उम्मीद है, यील्ड भी बेहतर है, तो उससे होगा क्या कि कैरी ओवर जो क्लोजिंग स्टॉक जब हम साल के अंत में जाएंगे वो ज्यादा होगा, वो दबाव बनाएगा प्राइसेस पे। शुक्रिया राजीव जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, जिगर त्रिवेदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल राय पूरे ही नॉन एग्री मार्केट पर आप लोगों ने रखी। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।